कहानी की शुरुआत न्यू जर्सी की एक सड़क से होती है, जहां माइलो स्टैनफील्ड, एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाला व्यक्ति, अपने आसपास के माहौल को बड़े ध्यान से देख रहा है। उसका ध्यान पास की एक फूलों की दुकान में खड़ी एक महिला और उसके दिमाग में चल रही जटिल गणनाओं के बीच बंटा हुआ है। वह एक गुजरती बस, एक गड्ढे, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक तेजी से जा रहे साइकिल सवार के सटीक समय को नोट करता है। ये अवलोकन करने के बाद माइलो सड़क पार करता है और जानबूझकर एक पेन को एक मेल बॉक्स के ऊपर रखता है, जिसे गड्ढे के ठीक बगल में रणनीतिक रूप से रखा गया है। उसकी सावधानीपूर्वक नियोजित श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू होती है। एक टैक्सी गड्ढे के ऊपर से गुजरती है, पानी उछालकर पेन को नीचे गिरा देती है। स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान आकर्षित होता है, वो उसे उठाने के लिए झुकता है। ठीक उसी क्षण तेजी से जा रहा साइकिल सवार कलाकार से टकराता है, जिससे वह मेलबॉक्स में और फिर पास के फलों के स्टॉल में गिर जाता है। इस व्यवस्थित अराजकता ने सड़क पर सभी का ध्यान खींचा, जिसमें बस चालक भी शामिल था, जिसने ट्रैफिक लाइट को लाल होते हुए नहीं देखा। बस फिर फूलों की दुकान से आ रही महिला से टकरा जाती है जब वह सड़क पार कर रही थी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। माइलो अपनी योजना की सफलता की पुष्टि करने के बाद घटनास्थल से चला जाता है, अपनी खतरनाक गणितीय सटीकता का एक भयावह प्रदर्शन पीछे छोड़ जाता है। ये कहानी एफबीआई स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम की ओर मुड़ती है, जो सिर में चोट लगने के बाद होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में काम पर लौट रही है। उसका सहयोगी चार्ली, टीम सुपरवाइजर, उसका अभिवादन करता है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वॉल्टरनेट बिशप लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयस के साथ ओलिविया की वापसी पर चर्चा कर रहे हैं। फिलिप अपनी चिंता व्यक्त करता है, ये खुलासा करते हुए कि कार्यालय में वर्तमान में मौजूद ओलिविया एक डुप्लीकेट, फॉक्स ओलिविया एक इम्पोस्टर है। वॉल्टरनेट अपनी प्रेरणा बताता है, उसने फॉक्स ओलिविया में असली ओलिविया की यादें डाली हैं क्योंकि उसके पास ब्रह्मांडों के बीच बिना नुकसान की यात्रा करने की एक अनूठी क्षमता है। उसका लक्ष्य इस क्षमता को समझना है, और उसका मानना है कि फॉक्सलिविया को यह विश्वास दिलाना कि वह इस ब्रह्मांड से संबंधित है, इसे प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। फिलिप पूछता है कि उसकी नई पहचान कब तक कायम रहेगी, जिस पर वॉल्टरनेट बेपरवाही से जवाब देता है कि अगर यह विफल रहा तो वह व्यर्थ हो जाएगी। चार्ली टीम को बस दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के बारे में जानकारी देना शुरू करता है, जो सीमिंगली रैंडम है, जिनमें से दो इस सप्ताह हुई हैं, दोनों में मौतें हुई हैं। वह उन्हें जांच के लिए निकलने से पहले सावधानी बरतने की सलाह देता है। एफबीआई टीम दुर्घटनास्थल पर पहुंचती है और सुराग खोजने के लिए अलग-अलग हो जाती है। एजेंट लिंकन ली, जिसके चेहरे पर जलने के निशान हैं, जांच का नेतृत्व करता है। चार्ली मृत महिला के शरीर का निरीक्षण करता है, उसकी उंगली के निशान का उपयोग करके उसकी पहचान जूलियन फॉस्टर के रूप में करता है। ओलिविया घबराए हुए बस चालक से पूछताछ करती है, जो जोर देकर कहता है कि उसने पहले कभी किसी जानवर को भी नहीं मारा है। एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों की जांच करता है लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाता है। हालांकि उसे घटनास्थल पर एक बॉल पॉइंट पेन मिलता है। ओलिविया उसके पास आती है, ये समझाते हुए कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए झुका था, जिससे साइकिल चालक से टक्कर हो गई। एजेंट ली अनुमान लगाता है कि पेन ही केंद्रीय तत्व था जिसने घातक घटनाओं की श्रृंखला को ट्रिगर किया। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली बस दुर्घटनाओं के बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। एजेंट ली को पहली दुर्घटना की एक तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है, जिससे उसका यह विश्वास पुख्ता हो जाता है कि किसी ने इन घटनाओं को ओर्केस्ट्रेट किया था। वे फ्रेंच एजेंसी में एक गणितज्ञ एस्टेट से सलाह लेते हैं, जो उनके सिद्धांत को खारिज कर देती है, ये तर्क देते हुए कि कोई भी इंसान इतनी जटिल घटनाओं की श्रृंखला को दो बार व्यवस्थित नहीं कर सकता। जैसे ही वे बहस करते हैं, एक और इसी तरह की बस दुर्घटना होती है, जिससे एस्टेट सदमे में आ जाती है। एफबीआई एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं, इस बार पीड़ितों को जीवित पाते हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि एक कुत्ता अचानक सड़क पर आ गया, जिससे बस बेकाबू हो गई। ओलिविया को फिर एक परिचित बॉल पॉइंट पेन जमीन पर लुढ़कता हुआ दिखाई देता है, ये महसूस करते हुए कि श्रृंखला प्रतिक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती है और एक ओवरहेड ब्रिज से एक संदिग्ध माइलो को देखती है। कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति हेडफोन लगाए सड़क पर आता है और एक आ रही एम्बुलेंस से टकरा जाता है। अपनी आशंकाओं की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सतर्क करती है और माइलो की ओर दौड़ती है। माइलो तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और पुल से एक साइकिल फेंकता है। इससे एक बस को अपना रास्ता बदलने और सीधे ओवरहेड ब्रिज के नीचे जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ओलिविया उसे बंदूक की नोक पर रोकती है, आत्मसमर्पण की मांग करती है, लेकिन माइलो बस की छत पर कूद जाता है और भाग निकलता है। माइलो घर लौटता है तो पाता है कि उसकी बहन मैडलिन चिंतित है। वो उसे अस्पताल से कई कॉल के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी कर देता है। मैडलिन उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मना करने की कोशिश करती है, यह दावा करते हुए कि वह बहुत आगे निकल गया है, लेकिन माइलो उसकी हरकतों का अनुमान लगा लेता है।
उसके वाक्यों को पूरा करके उसे प्रभावी ढंग से चुप करा देता है। फिर वो उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़े का खिलौना दिखाती है, जो उनकी माँ की एक प्यारी याद दिलाता है। इससे वह असहज हो जाता है और वह यह कहते हुए दूर चला जाता है कि यह अप्रासंगिक है। इस बीच एजेंट ली अपने नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल में है। फर्म चैम्बर में प्रवेश करने से पहले वो ओलिविया से तीनों पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उसके निर्देशों का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय लौटती है और गवाहों से पूछताछ करना शुरू करती है। अपनी जांच के माध्यम से उसे तीनों पीड़ितों और एक चिकित्सा केंद्र के बीच एक संबंध का पता चलता है। सभी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े थे। वो अपनी खोज चार्ली के साथ साझा करती है और वे तुरंत चिकित्सा केंद्र जाते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया रोगियों को वही बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करते हुए दिखती है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें डिजिटल उपकरणों के साथ कठिनाई होती है। वे मुख्य डॉक्टर डॉ लेवान से मिलते हैं, जो बस दुर्घटनाओं के तीनों पीड़ितों को पहचानते हैं। लेवान बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग रोगियों को उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए प्रायोगिक प्रक्रियाओं में मदद कर रहे हैं। वो उन्हें अपने रोगियों का वीडियो फुटेज दिखाते हैं और ओलिविया को माइलो दिखाई देता है। लेवान बताते हैं कि माइलो उनके रोगियों में से एक है जिसने उसी आईक्यू बूस्टिंग ड्रग ट्रायल से गुजरा था। माइलो को उसकी बहन की देखरेख में छोड़ा गया था और उसे प्रायोगिक प्रक्रिया के उलट के लिए वापस लौटना था। लेकिन अब वह उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और जो कोई भी उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उसे निशाना बना रहा है। माइलो की बहन के बारे में जानने के बाद एफबीआई एजेंटों ने उससे मिलने का फैसला किया। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि माइलो ओलिविया को बारीकी से देख रहा है, उसकी हरकतों को सावधानीपूर्वक नोट कर रहा है और उसकी अगली हरकतों का अनुमान लगा रहा है। चार्ली और ओलिविया माइलो के स्थान पर पहुंचते हैं और मैडलिन उनका स्वागत करती है। वे माइलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह अनभिज्ञ होने का दावा करती है। उसके धोखे को भांपते हुए एजेंट उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों और उसे स्वतंत्र घूमने देने के खतरे के बारे में बताते हैं। जब चार्ली माइलो के कमरे की जांच करने जाता है, तो ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में एक व्यक्तिगत कहानी साझा करती है, जिससे उनके बंधन का पता चलता है। इससे मैडलिन को अपने भाई के बारे में अधिक विवरण साझा करने में पर्याप्त आराम मिलता है। वह बताती है कि माइलो छोटी से छोटी जानकारी तक कई घटनाओं के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता है और वह केवल खिलौने के घोड़े को दिखाकर उसकी एकाग्रता को तोड़ सकती है। ओलिविया अंततः उसे जो कुछ भी पता है उसे प्रकट करने के लिए राजी करती है। नागरिकों और माइलो दोनों की सुरक्षा के लिए अपनी चिंता पर जोर देती है। मैडलिन फिर उसे एक नोट देती है जिसमें उस होटल का स्थान बताया गया है जहां माइलो वर्तमान में रुका हुआ है। आगे क्या होता है ये जानने में आपकी दिलचस्पी है? ओलिविया और चार्ली फिर एस्ट्रिड के साथ मिलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि कोई भी योजना बेकार होगी क्योंकि वह उनकी हर चाल का अनुमान लगा सकता है। नतीजतन वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल पहुंचने का विकल्प चुनते हैं, एक ऐसा निर्णय जो पारंपरिक समझ के विपरीत लगता है। इस बीच मिलो अपने होटल के कमरे में है, खिड़की से बाहर देख रहा है और उन परिदृश्यों की कल्पना कर रहा है जो आने वाले मिनटों में सामने आएंगे। अपनी क्षमता से वो ओलिविया और चार्ली के आगमन और उनके पीछा करने का अनुमान लगाता है। वह यह भी गणना करता है कि वो ओलिविया को एक निर्माण स्थल के चिन्हित क्षेत्र में आकर्षित करके मार सकता है जहां हवा बहुत पतली है। उसे सीमेंट की ईंटों के ढेर के नीचे कुचलने का इरादा रखता है, जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी। दो एफबीआई एजेंट होटल पहुंचते हैं और मिलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। फिर वह निर्माण स्थल की ओर भागता है और एजेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं। ओलिविया पतली हवा वाले क्षेत्र के चेतावनी संकेतों से अनजान, रेस्पिरेटर लगाने के लिए रुकने के बजाय उसके माध्यम से दौड़ती है। ये कार्रवाई मिलो के लिए एक महत्वपूर्ण गलत अनुमान साबित होती है। उसने उसकी आवेगशीलता का अनुमान नहीं लगाया था। इसके अलावा वह सीमेंटेड ईंटों के ढेर से भी बच जाती है जिसे मिलो ने उसे कुचलने के लिए मान लिया था। खलनायक अपनी गणनाओं को गलत होते देख हैरान रह जाता है और अंततः वह उसे पकड़ लेती है। इस बिंदु पर ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण ओलिविया लगभग दम घुटने के करीब आ जाती है। लेकिन शुक्र है चार्ली ठीक समय पर पहुंचता है और उसे सांस लेने वाले उपकरण से मदद करता है। परिणाम बाद में चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि वह रेस्पिरेटर लगाने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने चेतावनी संकेत को नहीं पहचाना था। बाद में ओलिविया मैडलिन को अस्पताल ले आती है जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के अनुसार आईक्यू बूस्टिंग दवा मिलो के दिमाग में बहुत लंबे समय से थी, जिससे उलटने की प्रक्रिया असंभव हो गई है। उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि अब केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडलिन कमरे में प्रवेश करती है और खिलौना घोड़ा अपने भाई के सामने रख देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे पीटर का एक दृष्टि अनुभव होता है, जो दूसरे ब्रह्मांड से उसका प्रेमी है। वो उसे बताता है कि वह इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है
और उसे याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में उसके ज्ञान की कमी ने पहले उसकी जान कैसे बचाई थी। उसके अनुसार, यदि उसने चेतावनी संकेतों को पहचान लिया होता और रुक गई होती तो वह मर गई होती। पीटर उसे अपनी सभी यादों को याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता भी है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ओलिविया की ये यादें उसे कैसे प्रभावित करेंगी?